हाय फ्रेंड, ये है मैं पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ बिहार एक अवलोकन का। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आगे नहीं पढ़ा पाए थे। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 3 में महावीर और जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक गणराज के प्रमुख थे। माता त्रिशला वजी संघ की प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अन्नौज प्रियदर्शन था, जिसका विवाह इनके भतीजे जमाली के साथ हुआ। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह का परित्याग कर दिया और 12 वर्ष तक सन्यासी का रूप में भ्रमण किया। तो ये जो महावीर जैन थे वो 24वें तीर्थकर थे। इसके पहले भी 23 तीर्थकर हुए थे, तो वो सब का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 याद रखना पड़ता है। इनसे जस्ट पहले थे पारसनाथ, और जो ये सबसे पहले थे उनका नाम याद रखना पड़ेगा, तो वो मैं बताऊंगी। लेकिन अभी मैं जैसे इस बुक से पढ़ा रही हूँ तो आपको इसमें याद रखना कि कैमे तीर्थकर थे वो, तो 24वें तीर्थकर थे। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? तो वैशाली के समीप कुंड ग्राम के पास हुआ था, जिसको आधुनिक वासुकुंड भी बोलते हैं। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था और उनके बड़े भाई का नंदीवर्धन था। अब है कि इस यात्रा के क्रम में लगभग 13 महीनों के उपरांत उन्होंने अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया। 13वें वर्ष में कठोर साधना एवं तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की आयु में उन्होंने जिम्भिका ग्राम के समीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्भिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा किस नदी के किनारे, तो रिजुपालिका नदी के। तो 42 वर्ष की आयु में उन्होंने जिम्बिका नामक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूछता है क्या मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसके उपरांत इन्हें निर्ग्रंथ बंधनों से मुक्त न्यायपूत कसावा गोत्र वैशालिया जन्म के स्थान के बाद वेदाहादीन महावीर महान योद्धा जिन विजेता जैसी उपाधियां प्रदान की गई। महावीर का चिन्ह सिंह था। महावीर को 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप मज्जिम पावी, आधुनिक पावापुरी के नाम से जाना जाता है, का स्थान पे वहां का शासक हाथीवाला और हाथीवाला या हस्तीपाल दोनों नाम के घर में 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि वो मर गए। महावीर का निर्वाण मृत्यु की प्राप्ति समता उपवास को साल लेखन के कारण हुई थी। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए एक संघ की स्थापना की और प्रत्येक गण समूह को एक गणधन नियुक्त किया। इस धर्म के अनुयायी निम्नलिखित 4 वर्ग में बटे थे। भिक्षु और भुजनी पहला, श्रावक एवं श्राविका गृहस्थ थे। पूर्ण सन्यासी, भिक्षु और भिक्षुनी को पूर्ण सन्यासी और श्रावक और श्राविका को गृहस्थ। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किए थे, ये पूछता है। जबकि इस धर्म के ग्रंथ जो है वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस धर्म का जो ग्रंथ है वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन वो अपने धर्म का जो प्रचार कर रहे थे वो प्राकृत भाषा में कर रहे थे। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ। और जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछेगा कि कल्प सूत्र जो है वो किस धर्म की व्याख्या करता है, तो जैन धर्म का। तो कल्प सूत्र जो, और किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत में लिखी हुई है। जैन धर्म में निम्नलिखित 5 महाव्रत थे, ये पूछता है 5 महाव्रत में। अहिंसा पहला, सत्य अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत का समावेश कर महावीर द्वारा किया गया था। मतलब पहले 4 महाव्रत और जो 23 तीर्थकर थे वो सब किए थे। जो लास्ट वाला 5वां था वो ब्रह्मचर्य का समावेश करके 5 महाव्रत का निर्माण कर दिए, जबकि अन्य 4 व्रत पहले से विद्यमान थे। जैन धर्म में निम्नलिखित त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान मतलब शंका विहीन वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा, सम्यक आचरण ब्रह्म जगत के विषयों के प्रति सम दुख के भाव के आचरण। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में व्यापक अकाल पड़ा और भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य सहित बहुत से जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए। 12 वर्ष पश्चात
वापस आए। स्थूल बाहु जो मगध में रहा, यानी कि दो इनके शिष्य थे, एक थे भद्र बाहु जो मानते थे और एक थे स्थूल बाहु। तो यहाँ मगध में 12 वर्ष तक बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्र बाहु थे, जो भद्र बाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत से जैन भिक्षु के साथ दक्षिण भारत श्रवण गोला चले गए थे और 12 वर्ष पश्चात मगध वापस आए। स्थूल बाहु जो मगध में ही रहा और अपने अनुयायियों को दुर्भिक्ष की कठिनाइयों और अव्यवस्थाओं के कारण श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए कहा, जबकि भद्र बाहु के अनुयायी निर्वस्त्र रहने में। तो ये पूछता है कि निर्वस्त्र रहने वाला जो था वो कौन सा था, तो भद्र बाहु के लिए था, और ये जो स्थूल बाहु थे वो श्वेत वस्त्र धारण किए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। वस्त्र विहीन जैन अनुयायियों को दिगंबर, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं अर्थात नग्न, और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। भद्र बाहु पवित्र मौखिक साहित्य का अंतिम संपूर्ण ज्ञाता कहलाता है। क्या कहलाता है? भद्र बाहु जो है पवित्र मौखिक साहित्य का अंतिम संपूर्ण ज्ञाता था। स्थूल बाहु की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा किसकी अध्यक्षता में, तो स्थूल बाहु की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन तथा 1512 ईस्वी में देवारधी क्षेमा सरमन की अध्यक्षता में बल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा हुई थी। ये पूछेगा कि दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी, तो देवारधी क्षेमा सरमन की अध्यक्षता में बल्लभी यानी गुजरात में हुआ था, जिसमें 12 अंगों और 14 उपांगों का अंतिम रूप से संकलन हुआ था। 12 अंग और 14 उपांग अंतिम रूप से सम्मेलन हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय जाति में लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में स्थित है, नामक स्थान पे हुआ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज की राजधानी था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था, कपिलवस्तु के शासक थे, जबकि माता महामाया कौशल राज की राजकुमारी थी। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनकी परवरिश मौसी और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ। इसी कारण इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। इनके चचेरे भाई का नाम दिव्य था। इनके घोड़े का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके घोड़े का नाम कथा था, जो पूछता है, जबकि सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध की जन्मस्थली का विशद वर्णन अशोक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध की जन्मस्थली का वर्णन कहाँ, तो रूमनदेही स्तंभ अभिलेख में हुआ है। वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी के दृश्य ने विश्व के प्रति उनकी घृणा को गहरा बना दिया। उन्हें 22 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए गृह का परित्याग कर दिया। इस प्रस्थान को महाभिनिष्क्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? गृह को त्यागना, परित्याग, महापरित्याग कहलाया। बुद्ध सबसे पहले संख्योपदेशक आलार कलाम, पूछता है कि बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था, तो आलार कलाम। क्या थे, तो संख्योपदेशक के शिष्य बने। उनसे ध्यान की 7 अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम को छोड़ के राजगृह के समीप उन्होंने रुद्र करामपुत्र से नाता जोड़ा, जहां बिंबिसार ने उन्हें राजशाही जीवन छोड़ने से मना कर दिया। बुद्ध 35 वर्ष की आयु में बिहार स्थित उरुवेला, आधुनिक बोधगया पहुंचे, जहां निरंजन आधुनिक फल्गु नदी में स्नान करने के पश्चात एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने 49 दिनों तक, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 7 दिन तक ध्यान किया। इसके पश्चात बुद्ध को यहीं पे सर्वोच्च ज्ञान और सत्य की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को संबोधि कहा जाता है। यानी जितनी सारी घटना, जैसे गृह को त्याग किए तो महाभिनिष्क्रमण, तो ये जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संबोधि, इसी कारण उस पीपल के वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ा और उस स्थान को बोध गया और गौतम को बुद्ध कहा गया। बोधगया से बुद्ध ने बनारस की तरफ प्रस्थान किया और तथा ऋषिपत्तन या इसीपत्तन, वर्तमान सारनाथ के हिरण्यवन में अपना पहला धार्मिक प्रवचन
5 ब्राह्मणों को दिए। ये पूछता है कि उसमें जो पहला वो अपना धार्मिक प्रवचन दिए थे उसमें कितने ब्राह्मण थे, तो 5 ब्राह्मण थे। कितने ब्राह्मण थे, तो 5 ब्राह्मण थे। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, धार्मिक प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पावा कुशीनगर के समय चुंद नामक स्वर्णकार द्वारा खिलाए गए सुअर के मांस से महात्मा बुद्ध के उदर विकार से पीड़ित हुए और वहीं उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित कर दिए गए, जहाँ लिच्छवी, वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, कौलिस, रामागामा, वेददीप के ब्राह्मण, कुशीनारा के मालास, सोन ब्राह्मण, पिपलीवन के मौर्य और मगध के अजातशत्रु। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाबुद्ध थे, जिन्हें बुद्ध जो प्रकाशमय हो, तथागत जिसे सत्य की प्राप्ति हो, शाक्य मुनि शाक्यों के गुरु की पदवी प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध में सर्वप्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ आर्य सत्य बताए। विश्व दुखों से परिपूर्ण है, अभिलाषाएं दुख का कारण है, अभिलाषाओं को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो सकता है। और चौथा, अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख की द्वारा मुक्ति संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। सम्यक दृष्टि, ये पूछता है अष्टांगिक मार्ग में, ये दे देगा और इसमें से 8 में से एक ऑप्शन ये हटा देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा सही है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ तार्किक योजना पे बल दिया, वेदों के शाश्वत सत्य को खारिज किया। ये वेदों के शाश्वत सत्य को नहीं मानते थे। उन्होंने अर्थहीन अनुष्ठानों का विरोध किया, जाति व्यवस्था और पुरोहित की सर्वोच्चता को भी चुनौती दी। वे क्रूर पशु बल के कड़े आलोचक थे। बुद्ध ने विश्व को नश्वर माना और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कर्म के सिद्धांत में आत्मा की कार्य की पद्धति और उसके पुनर्जन्म पर बल दिया। इच्छा की लालसा अर्थात तृष्णा और उसके सभी विद्वान स्वरूपों को नष्ट करना ही निर्वाण है। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ त्रिपिटक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ का नाम त्रिपिटक है, जिनमें शामिल 3 ग्रंथ है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश श्रीलंका में रचित है। कहाँ महावंश कहाँ हुआ, तो श्रीलंका में रचित। मिलिंदपनो, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, दिव्यावदन, मंजूश्री, मूलकल्प इत्यादि भी प्रमुख है। अब है कि बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ हुई थी, तो बौद्ध सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा हुआ था आयोजन 483 ईसा पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। आयोजन स्थल कहाँ था, तो सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकाश्यप। एक एक चीज, एक एक लाइन इसका याद रखना, ये खूब पूछता है। पहला बौद्ध सभा कब हुआ, आयोजन स्थल कहाँ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय के तत्कालीन राजा कौन थे, उसका उद्देश्य क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ। तो अध्यक्ष महाकाश्यप थे, तत्कालीन सम्राट अजातशत्रु थे। उद्देश्य क्या था, बुद्ध के मुख्य उपदेशों की शुद्धता को बनाए रखना। परिणाम, आनंद द्वारा सूत पिटक बुद्ध के उपदेश और उपाली द्वारा विनय पिटक संहिता नामक ग्रंथों की संकलन हुआ था। द्वितीय महासभा कब हुआ था, 100 साल बाद डायरेक्ट। आयोजन वर्ष 383 ईसा पूर्व। आयोजन स्थल वैशाली था। अध्यक्ष सभाकामी था। तत्कालीन शासक कालाशोक अथवा काकवर्णी शिशुनाग वंश का था। उद्देश्य क्या था, वज्जी भिक्षुओं तथा उनके विरोधियों के बीच उठे विवादों को सुलझाना था। परिणाम, बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन हुआ, यानी बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन किस में हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध सभा में हुआ था। कट्टरवादियों को अस्थाविरवादी और थेरवादी और गैर कट्टरवादियों को महासंघिका या सर्वास्तिवादी कहा गया। तृतीय बौद्ध सभा, आयोजन वर्ष 247 ईसा पूर्व। आयोजन स्थल पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध था। तत्कालीन शासन कौन थे, अशोक। यानी कि तृतीय बौद्ध सभा कौन करवाया था, तो अशोक करवाया था। उद्देश्य, बौद्ध धर्म पर अधिकार करने के विभिन्न दावों को सुलझाना। परिणाम, अस्थारविद कौन था, जो कट्टरवादी था। तो अस्थारविद स्थापित और दूसरे बौद्ध मत विरोधी घोषित। त्रिपिटक का अंतिम संकलन हुआ, अर्थात अभिधमन पिटक, बौद्ध धर्म की रचना। विश्व के विभिन्न भागों में धर्म प्रचारकों को भेजने का निर्णय लिया। अशोक भेजे थे
चतुर्थ बौद्ध सभा कब हुआ? आयोजन वर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। आयोजन स्थल कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, तत्कालीन शासक थे कनिष्क। उद्देश्य बौद्ध मत के सभी 18 संप्रदायों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाना, टीकाओं का संकलन करना। परिणाम बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन। ये बहुत पूछता है कि बौद्ध धर्म का 2 भाग में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान में। महाविभास के रूप में अस्थावादियों ने अस्थावीरवादियों के सिद्धांत का संकलन। विशेष सभा की कार्रवाई को पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत से संचालित किया गया और त्रिपिटक का प्रामाणिक भाष्य विभाषास्त्र की रचना हुई। तो ये आपको पूरा याद रखना है। प्रथम बौद्ध सभा में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध सभा में क्या हुआ, तृतीय बौद्ध सभा में क्या हुआ, चतुर्थ बौद्ध सभा में क्या हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, कौन से अध्यक्ष थे, कहाँ पे हुआ था, ये सब कुछ। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। दूसरे गुरु कौन थे, उनको जब घर छोड़े तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब वो पहली बार धार्मिक प्रवचन दिए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसके उनके अष्टांगिक मार्ग क्या क्या थे, ये सब कुछ। आपके बौद्ध सभा के समय बौद्ध धर्म के में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कालांतर में बढ़ती गई और एक समय बौद्ध धर्म में 18 संप्रदाय का विकास हो गया। इस धर्म में व्याप्त मतभेदों को समाप्त करवाने के लिए सम्राट अशोक एवं कनिष्क जैसे राजाओं ने व्यक्तिगत प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान ने बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास तथा आत्मानुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग का अनुसरण किया। महायान में महात्मा बुद्ध को ईश्वर मान के उनकी मूर्ति पूजा शुरू की। ये भी पूछेगा कि महायान में क्या था, तो महात्मा बुद्ध को ईश्वर मान के उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। पाल युग में तंत्रयान और व्रजयान संप्रदाय का विकास हुआ। इसमें मैथुन तंत्र मंत्र योग को सिद्धि प्राप्त करने वाले साधन माना गया। बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रजयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या था, तो वज्रयान संप्रदाय, जिसमें तंत्र मंत्र योग सिद्धि ये सब के बारे में पढ़ाया जाता था या जाना जाता था। अब आता है इसके बाद गुप्त शासन। तो गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं। संभवतः गुप्त शासकों का उदय आधुनिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इलाहाबाद और बनारस के मध्य क्षेत्र में हुआ था। ये इस क्षेत्र में कुषाणों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में सत्तारूढ़ थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख से स्पष्ट होता है कि श्रीगुप्त इस राजवंश का पहला राजा था, यानी गुप्त वंश का पहला राजा था या संस्थापक था, उसका नाम था श्रीगुप्त। इसके संदर्भ में चीनी यात्री इत्सिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन आया था श्रीगुप्त के समय में, कौन आया था चीनी यात्री, तो इत्सिंग का भी विवरण मिलता है। श्रीगुप्त ने संभवतः अयोध्या और उसके पूर्व में प्रयोग एवं सारनाथ के क्षेत्र में 240 से लेकर 280 ईसा तक शासन किया। उसके बाद घटोत्कच, उनके बाद यानी कि 240 से लेकर 280 ईसा, नॉट ईसा पूर्व, ईसा 240 से लेकर 280 यानी 40 वर्ष तक किया। उसके बाद उनके शासन घटोत्कच आया जो 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए जो 320 से लेकर 335 ईस्वी को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्रता शासक माना गया। इसने 320 ईस्वी में पाटलिपुत्र में महाराज धीराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करके अपनी प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि की। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के जारी करवाए उनमें एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम और एवं कुमार देवी के चित्र बने हैं, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रचलन भी 320 में किया। चंद्रगुप्त प्रथम पहले भारतीय चंद्रगुप्त प्रथम पहले भारतीय मूल के राजा थे जिसने सोने के सिक्के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय मूल के राजा कौन थे? भारतीय मूल के राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी करवाए और इस प्रकार बिहार के गौरवशाली इतिहास का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन 4वीं शताब्दी में हुआ। चंद्र के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 याद रखने का जरूरत है, सिंहासन पे आसीन हुआ। हरिसेन उसका दरबारी कवि था और जिसने प्रयाग प्रशस्ति
की रचना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति बुक का रचनाकार कौन था? तो हरिसेन था। और उसमें किसका जिक्र किया था? तो समुद्रगुप्त राजा का जिक्र किया था। और इस प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को राज्यारोहण, विजयों और एवं साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख इलाहाबाद के उसी स्तंभ पे खुदा है जिस पर मौर्य सम्राट अशोक का है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, विश्व विजेता कहा जाता था। इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक था, पूर्व में हुगली से पश्चिम में यमुना व चंबल नदी तक विस्तृत था। समुद्रगुप्त हिंदू धर्म में विश्वास रखता था, विष्णु का उपासक था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था, जिसकी अनुमति उसने प्रदान कर दी। समुद्रगुप्त एक विजेता होने के साथ साथ एक सफल प्रशासक, संगीतज्ञ, कवि एवं विद्या का संरक्षक भी था। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाने का भी प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त शासक बना, जो पूर्णतः योग एवं कायर था। इसमें याद करने लायक क्या है? तो समुद्रगुप्त जो था वो 335 ईसा पूर्व से लेके 335 ईसा पूर्व नहीं, 335 ईस्वी से लेके 380 तक सिंहासन पर रहा। हरिसेन जो था उनके राज्य में दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति बुक की रचना की थी हरिसेन ने। उसमें वो बताया कि समुद्रगुप्त बहुत ही ज़्यादा राज्य को जीतता था, विजय साम्राज्य को फैलाया। और इनका जो जिक्र है वो इलाहाबाद अभिलेख में लिखा हुआ है। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। और इसी के समय में श्रीलंका का राजा मेघवर्मन जो था गया में बौद्ध मठ बनवाने का अनुमति प्रदान किया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, 380 से लेके 412 ईस्वी ने रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया और सिंहासन पर बैठा। उसने शकों की बढ़ती शक्ति को सीमित किया और सौराष्ट्र व पश्चिम मालवा के समुद्र क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य में मिलवाया। पश्चिमी सीमा को निरापद बनाया। उसने नाग वंशीय कन्या कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त नामक पुत्री हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम दक्कन के वाकाटक शासकों से वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह उसने वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन से किया। संभवतः कदम शासकों ने भी कन्याओं का विवाह गुप्त शासकों के यहाँ किया। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन उसकी ख्याति राजनीतिक विजयों से अधिक सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए है। चंद्रगुप्त द्वितीय कला, साहित्य एवं संस्कृति का संरक्षक था। उसके दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें ये बहुत पूछता है कि कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, अमर सिंह जैसे प्रमुख रत्न जो थे वो उसी के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये याद रखना कि श्रीगुप्त के समय में कौन आया था चीनी यात्री? तो इत्सिंग आया था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? तो फायान आया था। तो पहले कौन आया? इत्सिंग। बाद में कौन आया? तो फायान आया। फायान 411 ईस्वी में पाटलिपुत्र भी गया और वहाँ के गौरव का उल्लेखनीय वर्णन किया। यहाँ फायान ने 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसके पुत्र कुमारगुप्त 412 से लेकर 455 ईसा शासक रहा। इसने नालंदा महाविहार की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने की। कब से कब तक वो शासक था? तो 412 से लेकर 455 तक था, जो कालांतर में विद्या का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त जो 455 से लेकर 467 ईसा तक गद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त के शासन काल तक पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्रों से हो रहे हुनों का आक्रमण नियंत्रण, लेकिन उसके बाद हुनों द्वारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार किया जाने लगा। बुधगुप्त के शासनकाल जो 476 से लेकर 496 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया। हून के शासक मिहिर कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हून का शासक मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित कर बंगाल तक खड़े दिया। इसी काल में मालवा के शासक यशोवर्मन ने हुनों से संघर्ष किया और गुप्त शासकों की सत्ता को भी चुनौती दी थी। संभवतः भानुगुप्त अंतिम
गुप्त शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा के मध्य तक मगध के क्षेत्र में परवर्ती गुप्त वंश का अधिकार हो गया, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों में मौखरी वंश की सत्ता स्थापित हो गई। गुप्त साम्राज्य के काल को विद्या, कला और सांस्कृतिक जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का काल माना जाता है। राजनीतिक शांति और सुदृढ़ता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में निर्मित 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई है। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर और कहलगांव के समीप गुफाएं गुप्त काल में निर्मित हुई हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर और राजगृह के मनियार मठ का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई। इस काल में हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का उल्लेखनीय विकास हुआ। हिंदू धर्म का वर्तमान रूप दृष्टिगोचर होता है, वह इसी काल में विकसित हुआ। इस तरह से ये खत्म हुआ गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य तक। इसके बाद वाले चैप्टर में हम शुरू करेंगे मगध के परवर्ती गुप्त शासक। आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। जो अगर आपको लगता है कि इसमें और भी सुधार की कोई ज़रूरत है तो आप ज़रूर बताओ। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन, जैसे कि गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद और गणितज्ञ कौन थे, तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। फिर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर है वहाँ पे, कहाँ, तो वो किसके समय का है, तो वो गुप्त वंश के समय का है। महाबोधि मंदिर को किसने बना, गुप्त किसके शासनकाल में बना था, तो गुप्त के शासनकाल में बना था। तो ये सारा का सारा परवर्ती का मतलब कि गुप्त शासन के बाद का जो समय था उसके शासक कौन थे। तो गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र के प्रमुख कुछ अभिलेखों द्वारा 6ठी शताब्दी ईसा में बिहार के कुछ भागों में परिवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर पूर्व और मगध गुप्त वंश का भी नाम देते हैं। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त 480 से लेकर 502 ईसा को माना जाता है, जिसकी पुष्टि अफशद अभिलेख से होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कभी नहीं अभी तक पूछा बीपीएससी में, तो ये पूछ सकता है कि गुप्त जो परवर्ती गुप्त शासक का किस अभिलेख से आपको जानकारी मिलती है, तो अफशद अभिलेख से होती है। इसके उपरांत हर्षगुप्त शासक बना, जो सभ्यतः चक्रवर्ती गुप्त वंशीय शासक नरसिंह गुप्त के मांडलिक के रूप में हुनों से लड़ा था। हर्षगुप्त की बहन का विवाह मौखरी शासक आदित्य वर्धन के साथ हुआ। इस वंश के तीसरे शासक जीवित गुप्त 525 से लेकर 545 ईसा तक की बहन उपगुप्ता का विवाह मौखरी, तो हर्षगुप्त की बहन का विवाह मौखरी शासक आदित्य वर्धन के साथ हुआ था। इस वंश का तीसरा शासक जीवित गुप्त 525 से 545 ईसा की बहन उपगुप्ता का विवाह मौखरी शासक ईशवर्मन के साथ हुआ। कुमार गुप्त तृतीय इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक था, जिसने स्वतंत्र को चक्रवर्ती गुप्तों से स्वतंत्र कर लिया। उसके द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करने और मौखरी शासक ईशवर्मन को पराजित करने का प्रमाण मिलता है। इसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मौखरी शासक सर्ववर्मन को ने मारकर मगध के अधिकांश भाग पे कब्जा कर लिया। इसके बाद दामोदर गुप्त के पुत्र महासेन गुप्त के अधीन केवल पश्चिमी मालवा ही रह गया था। महासेन गुप्त के दोनों पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त अपने ममेरे भाई हर्षवर्धन के दरबार में चले गए थे। इसी समय गौड़ बंगाल के शासक शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया। शशांक के नाम के सिक्के और मुहरे नालंदा, रोहतास और गया से प्राप्त होता। शशांक ने बौद्ध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को भी हानि पहुंचाई थी। ये बहुत हिस्ट्री में है इसका जिक्र। 7वीं शताब्दी के आरंभ में हर्षवर्धन ने बिहार के कुछ भागों में अपना नियंत्रण स्थापित किया। शशांक द्वारा की गई किसी आक्रामक कार्रवाई का निदान आसानी से करने के लिए माधव गुप्त ने मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। हर्षवर्धन के समय भारत आए
चीनी, अब हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, हेनसांग आया था। तो ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग, याद रखिएगा। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार में अध्ययन किया। इस विश्वविद्यालय में अपनी मुद्रा थी, जिसपे श्री नालंदा महाविहार आर भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। चीनी यात्री इत्सिंग भी 670 ईसा में नालंदा आया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। माधवगुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने तिब्बत की प्रभु सत्ता से बिहार को मुक्त कराया। ज्ञातव्य है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात माधवगुप्त 606 से लेकर 643 ईसा ने मगध पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था तथा उसका राज्य मगध, उत्तर और पूर्वी बिहार, मुंगेर और भागलपुर में विस्तृत था। उसने राष्ट्रीय उपाधियां धारण की। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। इस वंश में देवगुप्त द्वितीय और विष्णुगुप्त नामक 2 अन्य शासक हुए। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवितगुप्त द्वितीय था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवितगुप्त द्वितीय था, जिसका 725 में लगभग कन्नौज के शासक यशवर्धन ने वध कर दिया और मगध पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद का जो वंश आया वो पालकालीन बिहार कहलाया। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्व भारत में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने शीघ्र ही अपना अधिकार बिहार के क्षेत्र में विस्तृत रूप से कर लिया। गोपाल के पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईसा में कन्नौज पर आक्रमण किया और चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन किया। उत्तरापथ स्वामीन का उपाधि धारण की। तो ये पूछता है कि उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि किसने धारण की, तो धर्मपाल ने की। उसके पुत्र देवपाल ने भी कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया और विस्तारवादी नीति को अपनाई। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन आरंभ हो गया। मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पुनः 988 ईस्वी में महीपाल प्रथम 988 से लेकर 1038 ईस्वी तक शासक हुआ, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। उसने समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, मगर उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। उसका लाभ उठाकर सेन शासकों ने उत्तरी बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, जबकि कैवर्त बंगाल में शक्तिशाली हो गया। पालों की शक्ति मध्य के कुछ क्षेत्रों में सिमट के रह गई। रामपाल की मृत्यु के बाद गढ़वालों ने भी बिहार में शाहाबाद और गया तक विस्तार कर लिया। गढ़वाल वंश का शासक, ये बहुत याद है, इसको बहुत याद रखना है। गढ़वाल वंश का शासक गोविंद चंद्र ने मुंगेर के तामपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। ये पूछता है कि ये क्या है, तो दंड ये कर है एक तरह का। तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। यह कर यहाँ के किसानों से प्राप्त किया जाता था। इससे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन जुटाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत तक बिहार में तुर्कों का आक्रमण शुरू हो गया था। 12वीं शताब्दी में तुर्कों पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे और बौद्ध शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया। धर्मपाल ने विक्रमशिला, ये पूछता है कि विक्रमशिला महाविहार किसने स्थापित किया था, तो धर्मपाल ने किया था, स्थापना की थी। नालंदा महाविहार को 200 ग्राम भी दान स्वरूप दिए थे। उदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल शासन काल में संगठित हुए। देवपाल ने जावा के शासक बलदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे, जबकि बलपुत्र देव ने देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास ने। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलदेव पुत्र कहाँ के थे तो आपको याद रखना पड़ेगा, और किस राजा से अनुमति लिए थे जहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्मित करवाए थे नालंदा में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तिब्बत से पाल वंश का घनिष्ठ संबंध था। बौद्ध विद्वान शांत रक्षित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अतिश दीपशंकर
पाल शासन काल में ही तिब्बत गए थे। उल्लेखनीय है कि बख्तियार खिलजी के अभियानों के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए बौद्ध भिक्षु धर्मा स्वामीन तिब्बत से बिहार आया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक ने देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त की थी। इसके बाद जो बिहार में शासन आया वो आया मिथिला का कर्नाट शासक। पाल वंश के शासक रामपाल के शासन काल में मिथिला तिरहुत जो नन्य देव जो कर्नाट वंश के संस्थापक थे, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो नन्य देव ने 1097 से लेकर 1147 तक शासन किया। उसने नेपाल का क्षेत्र भी विजित किया। कर्नाट कुलभूषण, ये पूछता है कर्नाट कुलभूषण की उपाधि किसने धारण की, तो नन्यदेव ने की। नन्यदेव के पुत्र गंगदेव योग्य प्रशासक थे जिनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमरावगढ़ किसकी राजधानी थी, तो गंगदेव की थी, जो अब एक नेपाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तो कर्नाट वंश का शासक, ये भी पूछता है कि बख्तियार खिलजी जब आया था बिहार में तो उस समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे, तो नरसिंह देव ने उसे नजराना देकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्रों पर अधिकार था। 13वीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांतपतियों द्वारा तिरहुत क्षेत्र पर निरंतर सैनिक अभियान किए गए। समकालीन तिब्बती यात्री धर्म स्वामीन ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन को असफल अभियान की चर्चा की है। उस समय तिरहुत पर राम सिंह देव का शासन था। कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहा। सामान्यतः दिल्ली सल्तनत के प्रांतपति जो बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में नियुक्त थे कर्नाट शासकों से नजराना प्राप्त करते थे। तिरहुत के शासक हरि सिंह देव के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ। ये पूछेगा, तिरहुत के शासक हरि सिंह देव के शासन काल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था। तुर्क सेना का हरि सिंह देव सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया। कर्नाट वंश 1378 तक पूर्णतः खत्म हो गया था। हरि सिंह देव एक महासमाज सुधारक था और उसी के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ और मैथिली समाज का पूर्ण रूप से वर्तमान काल तक बना हुआ है। इसकी विशेषताएं इसी काल से जुड़ी हुई हैं। तिरहुत का मुख्य क्षेत्र में कर्नाटकों के स्थान पे ओइनवारा वंश का राज्य स्थापित हुआ। विद्यापति की रचना कृतिलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी ओइनवारा वंश भी, क्योंकि ये कभी नहीं सुनोगे और बाद में ये पूछेगा क्वेश्चन ओइनवारा वंश किसके बाद आया था, तो कर्नाटकों के स्थान पे ओइनवारा वंश आया था। विद्यापति की रचना कृतिलता के अनुसार हरि सिंह के पश्चात मिथिला की राजनीतिक अराजकता का माहौल बना रहा। तो ये यहाँ पे खत्म होता है और अब जो अगला सेगमेंट आएगा उसमें होगा मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो इतना बिहार आपको जो है प्राचीन, इससे बिहार में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। इसको आप बार बार पढ़िए, खूब पढ़िए, एक एक चीज़ याद कर लीजिए, कौन सा वंश, कौन सा राजा, कब, क्या, बार बार इसका रिवीजन कीजिए। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अगला सेशन, मध्यकालीन बिहार। चलिए बाय।